हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्पेशल ईयर एंडर सीरीज ऑन द ईयर गॉन बाय एंड आउटलुक 2025। बाजार को केओस और कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर्स हो या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब ऐसे में निवेशक को क्या चाहिए? वो चाहता है कि कोई उन्हें सिंपल सी लैंग्वेज में क्लैरिटी दे दे और उनका कंफ्यूजन दूर कर दे। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी यूएसपी ही यही है। वो जब भी जो भी कुछ कहते हैं या जब भी कुछ भी समझाते हैं वो म्यूजिक टू ईयर्स होता है बाजार के लिए। आने वाले साल की तैयारी और 2024 का हिसाब किताब करने के लिए हमारे साथ आज हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह। थैंक यू नीलेश सर फॉर गिविंग अस टाइम। वेलकम टू एनडीटीवी प्रॉफिट। नीलेश जी, इस इंटरव्यू को हम थोड़ा हटके करेंगे क्योंकि आपसे हमको डिटेल्स में बात करनी है, लेकिन पहले एक गुगली हो जाए क्योंकि आपको जो सुनते हैं और जो आपको फॉलो करते हैं वो वन लाइनर्स के बहुत कायल रहते हैं आपके। आपने हाल ही में फेड को युधिष्ठिर कह दिया, आपने बोला कि उनको अब जुआ खेलना ही पड़ेगा। फिर आप कभी कहते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकालने की ज़रूरत है। तो एक रैपिड फायर और वन लाइनर्स का मिक्स खेलते हैं आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करें। Sure. ओके, सो ये साल कैसा रहा? गुड, बैड, अगली या मिक्स्ड? गुड। अगला साल बाजार के लिए कैसा रहेगा? T20 या टेस्ट मैच खेलेंगे? टेस्ट मैच। 2024 का किंग कौन रहा? इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या कमोडिटीज, गोल्ड या सिल्वर स्पेसिफिकली? इक्विटीज। ओके। स्टॉक पिक्स पर शेयर खरीदने वालों को आप क्या मैसेज देंगे? अपना पैसा चैरिटी में डाल दीजिए। 2024 के अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से रहे? सेक्टर से ज़्यादा कंपनीज अंडर परफॉर्म करती है, बिकॉज सेक्टर में कोई कंपनी अच्छा होती है, कोई बुरी होती है। तो सेक्टर्स को नहीं, कंपनी और उसके प्रमोटर को अंडर परफॉर्मेंस कहना चाहिए। एनीथिंग यू वांट टू नेम? प्राइवेट बैंक से अंडर परफॉर्म। ओके। 2025 के सनराइज सेक्टर्स कौन से होंगे सर? अगेन प्रमोटर के ऊपर ध्यान दीजिए। Okay. अच्छा प्रमोटर अच्छे सेक्टर में और या बुरे सेक्टर में भी अच्छा रिटर्न बना सकता है, बट बुरा प्रमोटर अच्छे सेक्टर में भी खराब रिटर्न देगा। अच्छा सर, रिटर्न की बात करें तो 2025 में सेंसेक्स क्या 1 लाख छुएगा या पार करेगा? मंगलवार को सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस करेगा। कौन सा मंगलवार, ये मत पूछ। अरे सर, आपने तो एकदम भविष्यवाणी कर दी है। इस साल के लिए बैंकिंग या आईटी या फिर कुछ और? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके। मिड कैप, स्मॉल कैप या सिर्फ ब्लू चिप्स? ब्लू चिप्स। ओके। ट्रम्प के आने से भारत पर असर पॉजिटिव, नेगेटिव या अनसर्टन? पॉजिटिव। ग्लोबल ग्रोथ की ट्रेन में भारत की कोच पोजीशन क्या होगी? अब हम इंजन है चाइना और अमेरिका के साथ। तो हम आगे लेके जाएंगे रफ्तार। पहले दुनिया चलती थी, हम चलते थे, अब हम चलेंगे, दुनिया चलेगी। वाह सर, बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने। सर, ये रैपिड फायर खेलने का एक मकसद था, इससे टोन सेट हो गई है आगे की हमारे कॉन्वर्सेशन की, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। आपने कहा 2024 गुड रहा, अच्छा रहा बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से या पूरी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? व्हाट वर योर की टेकअवेज फॉर 2024 अकॉर्डिंग टू यू? एकदम सिंपल भाषा में कहे, बाकी लोगों ने सेल्फ गोल किए, हमने नहीं किए। रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है, ब्राज़ील कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, साउथ अफ्रीका सोशल स्ट्राइफ में है, चाइना स्लो हो रहा है, एजिंग हो रहा है। ये सारे माहौल के अंदर हम अपनी ग्रोथ की गाड़ी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का साल था, लोगों ने सही तरीके से नतीजे दिए, तो एक कंटिन्यूटी भी बनी रही। हमारे आसपास के नेबरहुड में देखिए, एक के बाद एक कंट्री किस तरह से तबाह हो रहे हैं, उसके बीच में अपनी गाड़ी तो अच्छी चल रही है। तो मार्केट के लिहाज से सर क्या सबसे अच्छा परफॉर्म किया आपके अकॉर्डिंग? एसेंशियली एक साल का व्यू लेना सही नहीं होगा। बहुत स्टॉकों ने अच्छा रिटर्न दिया, कुछ ने ख़राब भी दिया, बट आपके पोर्टफोलियो में सालाना क्या हुआ वो मत देखिए। आपने 5 साल 10 साल के लिए निवेश किया है तो उतनी होराइजन साथ में रखिए। सर, आपने कहा कि आने वाला साल टेस्ट मैच होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? व्हाट आर यू सीइंग फॉर द अपकमिंग ईयर? पिछले 5 साल T20 जैसे थे,
स्मॉल एंड मिड कैप में तकरीबन पिछले 5 सालों में 27-28% रिटर्न निकला, लार्ज कैप में 16-17% निकला। तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। अब उन्हें लगता है 25-30% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। हमें नहीं लगता कि उस प्रकार का रिटर्न अब पॉसिबल है। यहाँ से महंगाई का दर कम हुआ है तो जाहिर है कि नॉमिनल रिटर्न भी कम होगा। वैल्यूएशन फेयर वैल्यू के आसपास है। तो अब T20 के चौके छक्के की जगह पे टेस्ट मैच के 1-1, 2-2 रन लेने का समय आ गया है। और विन करेंगे हम तो जरूर जीतेंगे, लेकिन निवेशक जीतेगा कि नहीं उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। जो ट्रेडर है, हो सकता है कि 100 सुनार की एक लुहार जैसा उनका हाल हो, 100 बार प्रॉफिट करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वैसे वो भी मुश्किल है। बट जब एक झटका लगेगा तो सारा पैसा निकल जाएगा। तो मार्केट चलेगी, निवेशक पैसा बनाएगा, ट्रेडर पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये कहना मुश्किल है। सर, हर साल कोई थीम प्ले करती है, कभी आप कंजम्पशन प्ले होता है, कभी केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले होता है। 2025 के लिए कोई नई थीम्स आप प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं और जिनका ध्यान आप आकर्षित करना चाहेंगे निवेशकों के लिए, जो अभी तक किसी ने सोचे नहीं होंगे? सो वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, आप प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। पिछले साल हमने कई स्टॉक ऐसे देखे जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा था और फिर भी लोग उसे खरीदते गए। फिर जब करेक्शन आया तो वो स्टॉक 30 से 50% गिर गए। तो पिछले साल की तरह अगले साल भी वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना, मोमेंटम के ऊपर नहीं। कल चला है इसलिए आज चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट सस्ता है इसलिए ख़रीदा है तो आज नहीं तो कल वो चलेगा। सर, तो कुछ सनराइज सेक्टर्स, या आपने कहा कि प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान रख करके आप निवेश करिए, कोई ऐसी थीम्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं जो कि आगे चलेंगे अभी? अलग अलग सेक्टर्स है। भारत खुद एक राइजिंग टाइड है, यहाँ पे जो भी बोट है सब अपने आप ऊपर आ जाएगी। इंश्योर करना कि आप ऐसी बोट में नहीं बैठे जहाँ पे छेद है, जहाँ पे होल है। इंडिया itself is a great story, and within that many sectors will do well. But let me just take one sector for example. The world is moving towards automation and robotics, and today we don't have technology कि हम खुद अपने robots बना पाए. But every robot requires engineering components, precision parts, and we have capability to make those precision parts. So any company which is going towards manufacturing of precision parts, engineering parts for robotics will be at similar level where IT companies were in late 90s, early 2000, where generic pharma companies were 2 decades back. This is a huge opportunity, and precision engineering companies making components for robotics could be a one good sector to look at. सर, तो इसमें AI का कितने बड़ी भूमिका होगी, या क्या हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए अभी? AI में हम उतने पीछे नहीं है जितना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में थे। जब 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब तक हम अंग्रेज के गुलाम थे, और उन्होंने कभी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमारे वहाँ पे उस तरह आने नहीं दिया। 200 साल में हमारी ग्रोथ रेट 0 थी। जब अंग्रेज आए तब हम जहाँ पे थे वहीं पे उनके जाने के बाद भी रुके हुए थे। 200 साल तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिस किया। डिजिटल रिवॉल्यूशन में हम उस तरह पीछे नहीं हैं। हम अमेरिका और चाइना की तरह आगे भी नहीं हैं, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह पीछे भी नहीं हैं। हम अपनी AI, ML टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें इसमें और निवेश करने की ज़रूरत हो, बट अमेरिका और चाइना छोड़ के दूसरे देशों के सामने दुनिया के हम रीजनेबल कंपटीशन में हैं। सर, FNO में 93% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। 10 में से 7 इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। ये हेडलाइंस को आपने कैसे रीड किया? और ऑफ कोर्स कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन अब जिसने दूध पी लिया है तो वो क्या छाछ फूक फूक के पिए? अगर आप एक नॉर्मल है पर्सन और आपको आयरन मैन से लड़ना है तो आप जीत पाएंगे उससे?
आप हल्क भी होंगे तब भी आयरन मैन से शायद जीत नहीं पाएंगे। एक नॉर्मल ट्रेडर और एक आल्को बेस्ड ट्रेडर जिसके पास अच्छे कंप्यूटर है, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा कंप्यूटिंग पावर है, एल्गोरिदम्स है, वो जीत रहा है। उसमें अचरज की चीज़ क्या है? जब एक नॉर्मल बंदे को आयरन मैन से लड़ते हुए देखे तो आपको तो पता ही है कि ये हारने वाला है। अब यही चीज़ बाहर आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सरप्राइज़ है। हम तो कई सालों से कह रहे हैं ट्रेडिंग इज़ इंजीरियस टू ऑर्डिनरी पर्सनस हेल्थ। And that is why mutual funds are the best. Okay. सर, नए साल नई उम्मीदें लेकर आता है। पूरी दुनिया में अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात चल रही है। इंडिया की पोजीशन आप कहाँ देख रहे हैं इसमें? बचपन में एक कहानी सुनी थी, दो बंदर थे, एक बिल्ली थी, और बिल्ली इतनी सयानी थी कि दोनों बंदर से रोटी खा गई। हमें भी बस अब वो बिल्ली की तरह बनना है। आज तक हमारी रोटी बंदर खा जाते थे। We have to manage our affairs in a manner where we benefit from both the sides. One side is US and Western world, other side is China and Russia. Whichever side India tilts, they will be a winner. The Russian resources, Chinese capital, and Indian manpower or technology will be a winning combination. Same way with US and Western Europe's capital and Indian talent, the winner will be there. So we have to play our cards so well कि हम दूसरों की रोटी खाएं, अपनी रोटी उनको नहीं खिलाएं। सर, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम एकदम डिस्ट्रप्टिव वे में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं? व्हाट आर वी लैकिंग स्टिल? बिकॉज अभी ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया की छवि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। क्या आगे चल के ये पोजीशन और स्ट्रांग होगी? हमें मतलब एकदम सिंपल भाषा में कहे तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है साणंद वर्सेस सिंगूर का। सिंगूर में टाटा मोटर्स कई साल तक कोशिश कर रही थी अपनी फैक्ट्री लगाने की, नहीं कर पाए, फाइनली निकल पड़े। साणंद में उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला, सुस्वागतम हुआ और 18 महीने में फैक्ट्री चालू हो गई। नानो गाड़ी उतनी नहीं चली, बट टाटा की फैक्ट्री चल गई। आज सिंगूर में जाओ तो जो लोग ने टाटा को भगाने की कोशिश की थी वो प्रार्थना कर रहे कि वो वापस आ जाए। वहाँ पे आज भी उतनी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। साणंद में जाते हैं तो जॉब से डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स है, बाहर से लोग साणंद में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें बस यही कोशिश करनी चाहिए कि पूरा भारत साणंद जैसा बन जाए, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिले, उन्हें वेलकम मिले, उन्हें काम करने में मज़ा आए। सर, आने वाले साल में सबसे बड़ा और सबसे पहला इवेंट बजट होगा। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप? विल फाइनेंस मिनिस्टर दिस टाइम स्प्रिंग इन सम सरप्राइज? मेरे हिसाब से उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है फिस्कल कंसोलिडेशन का, उसके ऊपर कदम चालू रखने चाहिए। टारगेट है 4.5% फ्रॉम 4.8% दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर, वो अचीव करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करे। भारत में बहुत सारा सोना पड़ा है जो आज शायद तिजोरी में ज़्यादा बंद है, सेफ डिपॉजिट लॉकर में पड़ा हुआ है, वो हमारी फ्रोज़न सेविंग्स हैं। उससे देश को, दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम उस सेविंग्स को डीप फ्रीज कर सके, उसका पानी बना सके, तो जैसे पानी के आने से धरती पूरी रंगमयी हो जाती है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ पाएगी। तो होपफुली बजट में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या ऐसे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए जो सरकार को रिसोर्सेज रेज करने में मदद करे, चाहे डाइवेस्टमेंट हो, चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन हो, चाहे कुछ और हो। एंड एट द सेम टाइम फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ चालू रखे। कोई देश नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों पे कर्जा छोड़ के जाए। हम उन्हें असेट्स देने चाहिए, कर्जा नहीं। करेक्ट सर, एफआईआईज ने इस बार थोड़े से अभी हाथ अपने पीछे खींचे हैं भारतीय शेयर बाज़ारों से, तो क्या बात फिर से वैल्यूएशंस पर आकर अटकती है या इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और बाकी सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो फैक्टर इन हो चुके हैं?
सो मेरे हिसाब से जो फॉरेनर्स ने सेलिंग की है वो बहुत ही छोटी है, अमाउंट में बड़ी दिखती है, बट उनकी होल्डिंग भी जब 900 $950 बिलियन की है तो 0.1% भी बड़ा अमाउंट हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे प्रॉफिट था इसलिए बुक किया। थर्ड, एक ट्रेड दिख रहा था कि ट्रंप साहब अमेरिका में आके टैक्स की रेट काटेंगे तो ईपीएस बढ़ेगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे। रुपया भी थोड़ा वीक लग रहा था, 2-3% गिरने की संभावना थी, और इंडियन मार्केट थोड़े महंगे थे, तो अगर आप सही टाइम पे एग्जिट करो तो वहाँ पे 5-10% गिरावट से आप बच सकते थे। तो 10-15% अमेरिका में बनता, 10% इंडिया में बचता, 2-3% रुपये में बचता, एक तकरीबन 20 से 25% का ट्रेड था जो एफपीआई ने किया। बट ये तो मोमेंटम वाले एफपीआई थे, उन्होंने थोड़ी रीअलाइनमेंट कर ली। कुल मिला के अक्टूबर नवंबर में $18-20 बिलियन लेके गए। दिसंबर के महीने में सुबह का भुला, शाम को घर लौट आया। दे हैव स्टार्टेड बाइंग, एंड माई फीलिंग इज़ दैट जब तक हम अपनी ग्रोथ गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देंगे और अच्छा काम करेंगे तो एफपीआई आज नहीं तो कल ज़रूर खरीदेगा। तो पर आप मार्केट्स को कैसे देखते हैं? दे आर फेयरली वैल्यूड और दे आर रियली हाईली प्राइस्ड? मार्केट्स में एक काउंटर है, एक जगह है जहाँ पे फ्रॉथ है, कंट्रोल्ड फ्लोटिंग स्टॉक होता है, तो आपस में ही ट्रेडिंग करके कुछ भी दाम वहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ भी वैल्यूएशन दिख रहे हैं। अगर उस सेगमेंट को हम इग्नोर कर ले तो बाकी की मार्केट ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती है, फेयरली प्राइस्ड है। आज भी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, इस प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्र में हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। सर, वैसे तो आप अपने आप को स्टूडेंट ऑफ मार्केट कहते हैं, लेकिन आपकी खासियत है कि आप ट्रेंड्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं, आप वार्निंग्स बहुत टाइमली देते हैं और उनसे निकलने का रास्ता भी बहुत जल्दी से बता देते हैं। तो क्या अब आपको आने वाले साल के लिए या कुछ सालों के लिए आपको कोई ऐसे रिस्क दिख रहे हैं जो कि निवेशकों को जिसके लिए तैयार रहना चाहिए? सो जो रिस्क है वो तो ऑलरेडी प्राइस हो चुके हैं। ट्रंप साहब आके कुछ ना कुछ उथल पाथल करेंगे, लोगों ने उसे काउंट कर लिया है। ब्याज के दरों में फरवरी में शायद कटौती नहीं हो भारत के अंदर, वो मार्केट को पता है। मेरे हिसाब से रिस्क जिसके बारे में लोग जानते हैं उसे आप रिस्क नहीं कह सकते, वो तो एक इन्फॉर्म डिसीजन है। मार्केट है, पिच है, कोई बॉल यॉर्कर बन जाएगा, कोई बॉल बाउंसर आ जाएगा। आपको तो बॉल देख के खेलना है, प्री डिटरमाइंड शॉट मत लेना, जैसे बॉल आए, गेंद आए, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करना। तो कौन सा ऐसा बड़ा ट्रिगर होगा सर जो अब इस बुल मार्केट को और ऊंचाइयों पर लेके जाएगा? अर्निंग्स ग्रोथ। 2020 में भारतीय कंपनी का कुल मिला के प्रॉफिट 4 लाख करोड़ के आसपास था। 2024 में वो 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब 4 लाख से 15 लाख करोड़ प्रॉफिट बढ़ा तो मार्केट कैप भी बढ़ गया। जब तक हमारी कंपनीज ज़्यादा मुनाफा करती रहेगी तब तक स्टॉक्स चलते रहेंगे ऊपर। स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग पावर। सो कंपनीज को मुनाफा करना चाहिए ताकि स्टॉक के दाम ऊपर आते रहें। सर, इस वक्त हम ग्लोबल पिक्चर की बात कर रहे थे, तो आप इस वक्त फेड के रोल और उसकी पोजीशन को कैसे देख रहे हैं? सो फेड ने मतलब बहुत बखूबी से ये पूरी सिचुएशन मैनेज की है। एक समय में लोग उन्हें कोसते थे कि फेड इज़ बिहाइंड इन्फ्लेशन, दे डिडंट रेज इंटरेस्ट रेट्स इन टाइम, बट आज की तारीख में उन्होंने लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट ये दोनों को इस तरह बखूबी मैनेज किया कि महंगाई का दर अब नीचे आ गया है यूएस में, और इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई है, थोड़ी स्लो हुई है बट सबड्यूड ग्रोथ डिलीवर कर रही है। तो फेड ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंसिंग की है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी फेड को पूरी इंडिपेंडेंस मिलेगी अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए। सर, एक रिटायर्ड रिलेटिव ने पूछा है कि नीलेश शाह जी लगातार कह रहे हैं कि इस साल मार्केट में मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे, तो उनका पूछना है कि क्या फिक्स इनकम में चले जाएं इस साल के लिए? आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। एक साल में इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न आता है इसलिए सारा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाए, ये गलत बात है। क्या पता शायद नेगेटिव रिटर्न नहीं आए। तो एक इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी है।
उतना पैसा जहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते, जोखिम नहीं ले सकते, वो ज़रूर फिक्स्ड इनकम में लगाइए। पर जिस पोर्टफोलियो पे आप जोखिम ले सकते हैं, जहाँ पे વધઘટ होगी, उतार चढ़ाव होंगे, आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे आप इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड में ही निवेश करिए। देयर इज़ नो रिटर्न विदाउट रिस्क। रिस्क है तो ही रिटर्न है। तो अगर आप रिस्क कम कर लेंगे तो रिटर्न भी कम हो जाएगा और फिर महंगाई आपको हरा देगी। तो एक बैलेंसिंग करके चलिए। सर, जब आप ये मॉडरेट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो क्या रेंज होगी? आप व्हाट इज द रेंज दैट यू आर लुकिंग फॉर? मेरे हिसाब से इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड मिला के पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करना चाहिए और जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है वो इन्फ्लेशन के आसपास रहना चाहिए, ताकि प्रति साल हर साल आपकी वेल्थ में वृद्धि होती रहे। सर, तो ऐसे में जब आप फंड्स अभी चुन रहे हैं तो एलोकेशन कैसे करना चाहिए, सेक्टर वाइज भी और साइज के हिसाब से भी बताइए। कोर पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप ब्लू चिप या लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप प्रकार के फंड रखते हैं, और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए जहाँ पे थीम रख सकते हैं, जहाँ पे आप सेक्टोरल फंड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक थीम है बिजनेस साइकिल। जब आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में वो नहीं देना पड़ता जब तक आप रिडीम नहीं करें। अब आप फंड मैनेजर पे दायित्व छोड़ दीजिए, उसे कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है और वहाँ पे वो कितना निवेश करना चाहता है। अच्छा फंड मैनेजर होगा तो आज नहीं तो कल उसके ज़्यादातर कॉल सही जाएंगे, कुछ कॉल गलत जाएंगे, ओवरऑल वो आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएगा। सेम चीज़ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर आप एक रईस आदमी है तो आपको प्राइवेट बैंकर मिलेंगे जो आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल एसेट्स में किस तरह निवेश करना वो सिखाएंगे। बट अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, रिटेल निवेशक है, तो प्राइवेट बैंकर तो आपको मिलने से रहा। आप फंड मैनेजर को दायित्व दे दीजिए थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कि आप उसके पैसे को डेट, इक्विटी और गोल्ड में निवेश करें। तो मेरे हिसाब से इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड एडवाइज़र एंड देन टेक द एसेट एलोकेशन कॉल। सर, एक्टिव और पैसिव फंड्स बाज़ार में पहले से ही मौजूद हैं। अब क्वांट फंड्स भी पॉपुलर हो चुके हैं। अभी फंड्स का नया फंडा पूरी इंडस्ट्री के लैंडस्केप को कैसे बदल गया? सी, क्लाइंट की जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अगर मैं अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाया तो फिर मैं धंधा कैसे करूँगा। एंड हमने बहुत सारे नॉर्मल फंड लॉन्च कर दिए हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अब जो जगह बाकी है वो थीमेटिक और सेक्टरल फंड की है, पैसिव इंडेक्स फंड की है, फंड ऑफ फंड की है। तो ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहेगी। सर, अभी हाल की जो जीडीपी में थोड़ी सी डिप आई है, जो ग्रोथ की में ड्रॉप आया है, क्या उस पर आप चिंतित हैं? हाउ आर यू रीडिंग दिस प्लेइंग इन नियर टू लॉन्ग टर्म? सो कल ही एक इंडिकेटर आया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज़ अप अबाउट 17%, 16.8% टू बी प्रिसाइज। लोग टैक्स तभी भरेंगे जब प्रॉफिट किया है। तो ये अगर स्लो डाउन होता तो लोग इतना एडवांस टैक्स क्यों भरते? तो स्लो डाउन undoubtedly happened. Growth came at 5.4%, which was way below expectation. But वो बारिश का महीना था, बारिश बहुत अच्छी हुई तो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, डीजल, ये सारे सेक्टर को इम्पैक्ट हुई। सीमेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सेकंड श्राद्ध का पीरियड था सितंबर के महीने में, तो लोगों ने खरीदारी डिफर्ड कर दी। और तीसरा, सरकार का इलेक्शन की वजह से खर्चा कम हुआ था। उस तीन चीज़ों के सामने इस बार कोई इलेक्शन नहीं है, बारिश नहीं है, श्राद्ध नहीं है, और तीन चीज़ पॉजिटिव हैं। शादियां हैं, आपको बहुत सारे इनविटेशन आए होंगे। तो 50 लाख शादियाँ 6 लाख करोड़ का खर्चा करेगी देश में। दूसरा, फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली है, क्रिसमस है, लोग वहाँ पे खर्चा करेंगे। एंड फाइनली गवर्नमेंट का खर्चा चालू हो जाएगा, कैपेक्स। तो ये सारी चीज़ें मिला के थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर को मोमेंटम दे देंगे। वी आर नॉट अनड्यूली वरिड एंड दिस एडवांस टैक्स कलेक्शन ग्रोथ डज गिव कॉन्फिडेंस। सो द कंजम्पशन डाउनप्ले जो अभी आया था, जो अभी बहुत चर्चा में रहा, दैट इज ऑल्सो नॉट वरिंग यू एट ऑल? यू थिंक दैट इज गोइंग टू पिक अप?
So in certain segments consumption had slowed down, but that's because लोगों ने पैटर्न शिफ्ट कर दी. पहले 1.5 लाख रुपए के फ़ोन नहीं खरीदते थे, लोग अब खरीदते हैं. अब 1.5 लाख रुपए के फ़ोन लोगे तो हो सकता है आपने कपड़ा खरीदना कम कर दिया, या ऑटोमोबाइल खरीदना कम कर दिया, या कुछ और चीज़ों पे खर्चा कम किया. तो कंजम्पशन की पैटर्न बदल रही है, बट ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन तो अभी भी पॉजिटिव है. और इस बार खरीफ एंड रबी क्रॉप बम्पर रहेंगे, वो उम्मीद है. तो डेफिनेटली खेत को फ़ायदा हो जाएगा, एग्रीकल्चर को फ़ायदा हो जाएगा. सर इस बार आप हमेशा ब्लू चिप्स में आप इन्वेस्ट करने की राय देते हैं. इस बार कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप यू आर आइंग एंड you think that यहाँ पे better performance होगी? So what we focus upon is the business and the management which is running the business. IT, pharma, consumer staple, telecom, private banks, financial services, ये सेक्टर में हमें लगता है कि मार्केट को आउट परफॉर्मेंस मिलेगा. सेक्टर्स जो थोड़े महंगे लगते हैं वो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस एंड रेलवे टाइप के PSU स्टॉक्स थे, और मोर इम्पॉर्टेंटली लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले माइक्रो कैप, मिनी कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे लगता है कि वैल्यूएशन अपनी फंडामेंटल से बहुत आगे हैं. Any pain points are you seeing? Not that we'll be unduly worried about. जैसे गेंद आएगी वैसे खेलेंगे, पिच अच्छी है, पिच पे रहेंगे तो रन पक्का बनेंगे. Then patiently खेलेंगे. पेशेंटली खेलना पड़ेगा. T20 से टेस्ट मैच बन गए. Thank you so much sir for being such a sport. It was wonderful speaking to you. और अब आप लोग भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार कर लीजिए. Wishing you all a very happy and prosperous new year. And yes, stay tuned to NDTV Profit.